मेथड किए थे, जैसे गॉस एलिमिनेशन, वहां पे आप कोई आइट्रेशन नहीं फॉलो करे थे। जो चैप्टर 4 आपका वो क्या है, आइट्रेटिव टेक्निक्स इन मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइट्रेटिव टेक्निक्स यूज करेंगे। दैट मीन्स कि एक ही स्टेप को जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, कब तक, जब तक हमें अपना डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता तो हम परफॉर्म करते हैं उसको, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस की जरूरत होगी। जैसे सपोज हमारा एक्स आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। जब आप निकाल रहे थे, ना x1 आपका फर्स्ट स्टेप, एक्स नोट आप ले लेते थे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जब आपने ले ली, x1 आप क्या कहते थे, योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। x2 बोलते थे, ऐसे ही आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, ऐसे ही xn करते रहते थे। तो आप क्या करते थे, आप कैसे चेक करते थे, कब तक चलते रहते थे स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जब तक आपका xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ जाता, ये आपकी डिजायर्ड एक्यूरेसी होती थी। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर चेक कर रहे हो, अगर आप चेक कर रहे हो रिलेटिव एरर के केस में xn माइनस 1 डिवाइड बाय xn, आपका जब लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ जाता था, आप तब तक करते रहते। बट क्योंकि अब हमने जो टेक्निक्स लगानी है, आइटरेटिव टेक्निक्स इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसका मतलब यहाँ पे भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय आइटरेटिव मेथड। अब आइटरेटिव मेथड क्योंकि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तो आपकी जो बनेगा सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। पहले तो सिर्फ आपका x होता था, आपको एक ही फंक्शन दिया जाता था, एफ एक्स कुछ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स, इस तरह का फंक्शन होता था और सिर्फ उसमें एक्स इन्वॉल्व होता था। बट क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें तो मेरी सिस्टम होएगा, इस तरह का इक्वेशन है, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x इक्वल टू दिस, सपोज 17, 4x1 माइनस 5x2 माइनस 13, x3 इक्वल टू माइनस 20, 6 7x1 प्लस 4x2 माइनस 9x3 18। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे मेरा क्या है, मेरे वेरिएबल सिर्फ, वेरिएबल्स तो मेरा वेक्टर है, x है तो वेरिएबल सिर्फ x, बट इस केस में आपका क्या है, जो x है वो आपका वेक्टर है, x1 और x2 और x3। तो जैसे हम रियल नंबर्स में कर रहे थे कि ये मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, तो यहाँ हम कैसे चेक करें, अब मैं कैसे माइनस करूं और कैसे चेक करूं, अब मॉडुलस कैसे, अगर मैं ले रही हूँ, मतलब हम क्या करें, x1 x2 x3 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो जैसे हम आइट्रेशंस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी x1 x2 x3 है, तो हम आइट्रेशंस के लिए ले लेंगे कि अगर मेरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, मैं यहाँ पे लिख, ठीक है, 0 0 0, तो मैं x नॉट लिख रही हूँ, ये मेरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब आपने आइट्रेशंस कर भी ली, मैं आपको मेथड बताऊंगी, आप आइट्रेशंस कर भी लोगे, आप पिछले वाले से कंपेयर कैसे करोगे, आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन ये आएगी, इस तरह का कुछ नंबर आएगा जो पिछले से थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा, तो आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, हाउ यू विल कंपेयर दीज नंबर, कोई आइडिया देगा कि कैसे चेक करें। यस, कैसे चेक करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, क्योंकि हमारा रियल नंबर x को तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू से चेक कर लेते थे कि मैंने माइनस कर दिया, उसकी पिछले वाली वैल्यू को माइनस कर दिया और चेक कर लिया कि क्या वो मेरी सब्ट्रैक्शन है। बट अब यहाँ पे मैं जो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मैं निकालूं कैसे, तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने डिफाइन करी वेक्टर नोम। वेक्टर नॉर्म बेसिकली आपकी क्या है,
कि अगर आपका जो है कि आर एन जो आप एन डायमेंशनल वेक्टर लेके चल रहे हो, कि आप डिस्टेंस कैसे डिफाइन करो आर एन में, ठीक है, दैट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इन आर। तो अब कैसे आर में जब हम रियल लाइन में होते हैं, ये मेरा रियल लाइन है जहां पे सिर्फ मेरा एक्स है, ठीक है, एक्स वन एक्स टू नहीं, सिर्फ एक्स है, ठीक है, रियल लाइन। बट आर एन में क्या है, आपका वेक्टर किस तरह का, एक्स वन एक्स टू एक्स अप टू एक्स है। अब इनका डिस्टेंस किसी और से डिस्टेंस आप कैसे निकालो, तो दैट वी डिफाइन इन वेक्टर नोम। सबको ये क्लियर हुआ कि हम क्यों डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वेक्टर नोम की? यस और नो? शुड आई रिपीट? यस मैम। तो जब हम अपने आइटरेटिव टेक्निक्स लगा रहे थे रियल नंबर पे, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपका वेक्टर है आर एन में, तब आप एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह निकालोगे, आप एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, वेक्टर नोम से। तो इसमें आप क्या लेते हो, लेट आर एन आपका क्या होता है, लेट आर एन बी एन डायमेंशनल, n dimensional column vector, कॉलम वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर्स विद रियल नंबर्स, जिसमें आपके रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स जो मेरे x1 पूरे वेक्टर के अंदर जो मेरे x1 है, x2 है, xn है, वो सारे मेरे क्या है, मेरे रियल नंबर्स हैं। दैट आर माय रियल number components. So for defining distance in Rn, Rn में डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, वी यूज द नोटेशन नो, विच इज जस्ट, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जनरलाइजेशन है किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू इन आर की, विच इज द जनरलाइजेशन ऑफ which is the generalization of absolute value ऑफ आर। तो वेक्टर नॉर्म क्या है, कुछ भी नहीं है, आर एन डायमेंशनल। अगर जैसे आप आर थ्री की बात कर रहे हो, तो थ्री डायमेंशनल एरे हो गया एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। आर फाइव की बात कर रहे हो तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव। तो आप क्या कह रहे हो कि ये वाले एलिमेंट्स जो है मेरे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, ये मेरे क्या है, रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए इनका आर एन में कि मैं किससे कैसे फर्क करूं कि ये पिछले वाले से कितना कम है और ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, नोटेशन यूज करते हैं नॉर्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे योर वेक्टर नॉर्म, फिर हम डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स नॉर्म।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जैसे हमने कंपेयर करना था, हमारे नंबर होते थे x1 x2 xn। तो अगर इनको मैंने कंपेयर करना है तो हम कैसे डिफाइन, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारा जो फंक्शन होता है ये नॉर्म, इससे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हो ना, आप कैसे फंक्शन डिफाइन करते हो? यू डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब यहाँ पे आप नॉर्म, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है? नॉर्म, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो। और x यहाँ पे क्या है, किस पे लगा रहे हो? n डायमेंशनल वेक्टर्स पे। जो आपका x है वो किस तरह का है? x1 x2 xn, ठीक है। और किस पे लगा रहे हो? जो फंक्शन कहाँ पे, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी रेंज। रेंज में क्या आ जाता है? आपका रियल नंबर आ जाता है। तो क्या होता है कि हम नॉर्म किसको बोलते हैं? हम क्योंकि कह रहे थे कि नॉर्म जो है मेरा, वो क्या होता है कि एक्सटेंशन है किसकी? एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो सेम जैसे हमारा केस होता था एब्सोल्यूट वैल्यू में, हम क्या कहते थे हमेशा? एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी किसी भी नंबर के लिए, यहाँ मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रही हूँ, ये कोई रियल नंबर है, तो हम कहते थे ना एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ही मेरी पॉजिटिव रहती थी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती थी। सेम ये प्रॉपर्टी नॉर्म के लिए भी है कि नॉर्म अगर आप डिफाइन करो वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की जीरो कब आती थी? जब आपका x ही जीरो। क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो की निकालोगे? तभी जीरो आएगा जब x जीरो है। सेम वो n डायमेंशनल के लिए चल रहा है कि आपका नॉर्म जो है कब जीरो होगा? जब आपका x इटसेल्फ जीरो होगा। मतलब x आपका किस तरह का वेक्टर होगा? इस तरह का, ठीक है, क्योंकि आ रहा है। अब आप क्या करते थे, जैसे कोई भी नंबर है, मैंने 2 × -3 है, कोई भी नंबर है, तो अगर मैंने कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो कोई भी स्केलर हो, चाहे ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती थी। और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी हो जाती थी? -3 की। तो सेम वो बोल रहा है कि अगर मैं कोई स्केलर लूं, किसी एक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा? नॉर्म मैं उसकी लूं। जैसे मैंने सपोज क्या किया, 2 × -1 3 5 लिया नंबर, तो वो क्या कह रहा है, अगर मैंने इसकी नॉर्म निकालनी है तो क्या करेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की कर दो, और नॉर्म जैसे आप इसकी डिफाइन करोगे -1 3 5 की, और ये नॉर्म निकालो। तो वो यही कह रहा है कि अल्फा इसकी नॉर्म किसकी इक्वल होगी? अल्फा मॉडुलस हो जाएगा इनटू योर नॉर्म ऑफ एक्स। आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी करते हो ना कि x प्लस वाई मॉडुलस के लिए मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y होना चाहिए। सेम वो आपकी नॉर्म के लिए भी है कि अगर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जो है वो लेस देन, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अब नॉर्म है क्या चीज, हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत से तरीके हैं कि हम कैसे नॉर्म निकालें, बट जो आपके सिलेबस में है, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ नॉर्म। दैट इज L2 को हम बोल देते हैं स्क्वायर नॉर्म, एंड एल इंफिनिटी को बोल देते हैं हम मैक्स नॉर्म। हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे हैं? आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैंने L2 नॉर्म लेनी है, x कोई मेरा वेक्टर है, अगर मेरा x n डायमेंशनल में वेक्टर है x1 x2 xn, जो n डायमेंशनल में है, तो अगर मैंने उसकी स्क्वायर नॉर्म निकालनी है तो हम नोटेशन ऐसे दे देते हैं कि मैं स्क्वायर नॉर्म निकाल रही हूँ। तो वो क्या करेगा? स्क्वायर नॉर्म में क्या करेगा? i इज इक्वल टू 1 to n, हर xi का मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर कर देगा, और सम करेगा, और उसके बाद उसकी पावर क्या कर देगा? हाफ। तो ये आपकी क्या है? L2 नॉर्म, दैट इज योर स्क्वायर नॉर्म। सिमिलरली अगर आपने मैक्सिमम नॉर्म निकालनी है, उसको इससे डिनोट करते हैं मैक्स नॉर्म। तो मैक्स क्या कहता है कि आप आई वेरी जो आपका कर रहा है 1 से लेके एन तक, आप क्या कहता है कि हर एलिमेंट का मॉडुलस ले लो। जो भी एलिमेंट है मेरा, x1 का मॉडुलस लो, x2 का मॉडुलस लो, xn का मॉडुलस लो, और उनमें से मैक्सिमम निकाल लो, तो वो आपकी मैक्स नॉर्म बन जाएगी। तो मतलब आपके दो तरह की नॉर्म जो आप इस कोर्स में करोगे। आपकी नॉर्म जो है, अगर आपका एक्स फैक्टर x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn, तो ये आप जो आपकी नॉर्म्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे आपके रिमार्क्स क्या है? सबसे पहला वही रिमार्क है कि जो आपकी नॉर्म है, कोई भी नॉर्म अगर Rn में
ईच ऑफ दीज नॉर्म्स, चाहे आप L2 बात करो, चाहे स्क्वायर नॉर्म, चाहे मैक्स नॉर्म की बात करो, सबसे पहला रिमार्क क्या है, ईच ऑफ दीज नॉर्म्स, each of these norms reduces to absolute value in case of n equal to 1। मतलब अगर क्या है कि आपका आर एन क्या बन जाए, आपका आर बन जाए, तो ये जो चाहे आप टू नॉर्म निकालो, अगर एक ही वन ही है, टू नॉर्म जब आप निकालोगे आर के लिए, एक ही वेक्टर है तो उसका स्क्वायर करो, जैसे कोई भी नंबर है, एक्स सिंपल ही है, एक्स आर में है, उसका स्क्वायर कर दो, उसकी पावर हाफ कर दो, दिस इज सेम है कि आप उसका मॉडुलस ले लो, ठीक है। ये जस्ट आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकल आती है, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर कर दिया टर्म का, फिर उसके बाद उसकी स्क्वायर करोगे तो उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा, पावर हाफ करोगे फिर वही मॉडुलस एक्स ही आपका आ जाएगा। सेम इंफिनिटी मॉडुलस प्लस ले लो तो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वो यही कह रहा है कि अगर मेरा n 1 है, मतलब आर एन किसको रिड्यूस हो गया आर को, तो आपका कोई भी नॉर्म इनमें से, चाहे स्क्वायर नॉर्म है चाहे इंफिनिटी नॉर्म, किसको कन्वर्ट कर जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का। सेकंड वो क्या बोलता है, द L2 norm that is my square norm, the L2 norm is called, कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन नॉर्म, यूक्लिडियन नॉर्म of the vector x, because it represents the usual distance of x from the origin in case of R, R2 एंड R3। वो ये क्या कह रहा है, ये रिमार्क क्या कह रहा है कि आप L2 जो आपकी स्क्वायर नॉर्म है उसको हम यूक्लिडियन नॉर्म बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है x का फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, अगर आप R में हो, ठीक है, आपने क्या R में हो तो एक ही नंबर होगा x इक्वल टू 3। अगर आप इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करो तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट 3 है, तो ये क्या एक्चुअली x इक्वल टू 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डिस्टेंस ही तो है ओरिजिन से। डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे आ गया, 3 माइनस 0 ओरिजिन, R2 पे आए, ठीक है, R2 पे आपने कोई भी पॉइंट लिया, 3 4 इस तरह का कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका 3 है सपोज, यहाँ पे आपका 4 है, तो ये पॉइंट है 3 4। तो जो L2 नोम आप क्या कह रहे हो, L2 जो स्क्वायर नोम है वो कैसे निकाल रहे हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये यही लाइन ही है, और 3 4 का पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस, तो यही नहीं आएगा वो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका वो यही कह रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस होएगा सेम। अगर आप R3 पे आओ, कोई पॉइंट लो 1 2 3, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे इसका ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 ओरिजिन से निकालना है ना, ओरिजिन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये आपका बेसिकली L2 नोम ही है, दैट इज ऑल्सो योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपका R है, R2 एंड R3 है, तो आपकी L2 नोम जो है वो क्या बन जाएगी, यूक्लिडियन नोम बन जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट। नोम क्या होती है, नोम बेसिकली हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। हर बार जब आपने चेक करना है, आपको दिया जाएगा कि आपने स्क्वायर नोम निकालनी है या आपने इनमैक्स नोम निकालनी है। एग्जाम्पल, सपोज आपको डिटरमाइन करनी है L2 एंड L स्क्वायर नोम एंड इंफिनिटी नोम ऑफ, आपको वेक्टर दिया हुआ है x इक्वल टू x, आपको दिया हुआ है -1 1 -2 ट्रांसपोज। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका मैक्स नोम और स्क्वायर नोम। स्क्वायर नोम क्या कहती है कि x2 का, इसका स्क्वायर नोम क्या होगा कि हर आइटम का मैं स्क्वायर करूंगी और उसका क्या निकालूंगी, स्क्वायर रूट, उसकी पावर हाफ।
तो मेरा 2 नॉर्म दैट इज स्क्वायर नॉर्म मेरा क्या आ गया √6। सेम मेरा इंफिनिटी नॉर्म है दैट इज मैक्स नॉर्म। मैक्स नॉर्म क्या कहता है, मैं मैक्सिमम एलिमेंट किसका ले लूंगी, हर एलिमेंट का मैं मॉडुलस करूंगी। तो मैक्सिमम मेरा वो वाला एलिमेंट आ जाएगा, क्या आ गया 1 1 2, तो इसमें से मैक्सिमम मेरा एलिमेंट क्या है 2। तो इसका मतलब 2 स्क्वायर नॉर्म मेरी √6 है और इंफिनिटी नॉर्म मेरी 2 है। ये क्लियर है कि कैसे नॉर्म निकाल रहे हो। अब क्योंकि हम सिर्फ वेक्टर्स की नॉर्म किया है, तो सेम ऐसे ही आपकी मैट्रिक्स की भी नॉर्म होती है। मैट्रिक्स की नॉर्म या डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो भी हम चेक करेंगे। मैट्रिक्स नॉर्म एंड कोई भी वेक्टर है, जैसे आपका सपोज एक्स आपका वेक्टर है 1 0 4 -7 8, तो अगर आपने चेक करना है इसका स्क्वायर नॉर्म, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सम और उसका अंडर रूट। इन्फिनिट मैक्स नॉर्म क्या आ जाएगा, सबका मॉडुलस ले लोगे एक एक करके, तो मैक्स नॉर्म आपका 8 आ जाएगा। तो हमेशा ही आप यही डेफिनेशन लगाओगे। मैट्रिक्स नॉर्म और डिस्टेंसेस क्या होते हैं, कि अब हम मैट्रिक्स का कैसे नॉर्म निकालें। तो इसके लिए कैसे, वही डेफिनेशन मैट्रिक्स नॉर्म के भी लिए भी है। अ मैट्रिक्स नॉर्म ऑन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स is a real valued function वही डेफिनेशन है कि ये अब किस पे वर्क कर रहा है, फ्रॉम मैट्रिसेस है n क्रॉस n है ऑर्डर की टू द रियल लाइन नंबर आर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सेम जो आपकी प्रॉपर्टीज वेक्टर नॉर्म के लिए भी थी, वो सेम प्रॉपर्टीज आपकी किसके लिए होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी आपकी मैट्रिक्स नॉर्म के लिए भी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही कि नॉर्म अगर आप किसी का भी लो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइन, ये ए जो है वो मैट्रिसेस है, यहाँ पे 2 जो है नॉर्म ऑफ ए 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 का मतलब है कि ए मेरी 0 मैट्रिक्स होगी, तभी मेरा नॉर्म जो क्या है, ए 0 मैट्रिक्स मीन्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तभी जो नॉर्म मेरा है वो 0 होगा। थर्ड, वो वही कह रहा है कि अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स को, तो वो क्या करे और उसका नॉर्म लूं, क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कर देगा अल्फा की और किसका नॉर्म निकाल देगा, मैट्रिक्स का नॉर्म। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फोर्थ वही प्रॉपर्टी आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अगर दो मैट्रिक्स का सम करो और उसका नॉर्म लो, हमेशा वो छोटा होगा पहली मैट्रिक्स का नॉर्म ले लो प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का नॉर्म ले लो। ये प्रॉपर्टी एक और भी होती है नॉर्म में, तो हम क्या कर रहे थे, एक्स का नॉर्म निकाला वाई का नॉर्म निकाला, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जो कई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं। दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय सम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेम आप जो डेफिनेशन जो आपने नॉर्म के लिए मैट्रिक्स के लिए करी, वही आप सेम डेफिनेशन आप किसके लिए करोगे, मैट्रिक्स नॉर्म के लिए। बेसिकली मैट्रिक्स नॉर्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आप कह देते हो कि ये मेरा वेक्टर है, इज अ वेक्टर नॉर्म। वेक्टर नॉर्म का मतलब है कि वो वेक्टर के ऊपर है। ठीक है, और मैट्रिक्स का नॉर्म का मतलब है कि वो मैट्रिक्स के ऊपर है। देन तो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ अपनी नॉर्म, ए के ऊपर मेरी नॉर्म किसकी इक्वल होती है, कि दैट आई टेक मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम और कौन से एक्स लूं, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो ये बाय द डेफिनेशन है कि मतलब मैंने वो वाले नॉर्म ऑफ ए कैसे डिफाइन है, कि मैंने वो वाले एक्स लेने हैं जिसका नॉर्म 1 हो रहा हो, उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं और जितने भी ऐसे एक्स हैं उनमें से सब में से मैं ए ढूंढ लूं। पर अब ऐसे तो करना बहुत मुश्किल है, हम कौन से एक्स ढूंढेंगे। तो सेम हमने क्या डिफाइन किया, जैसे सेम हमने एक्स के लिए डिफाइन किया, सेम डेफिनेशन आपकी स्क्वायर नॉर्म और मैक्स नॉर्म फॉर मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की नॉर्म कैसे करोगे, स्क्वायर नॉर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, वो वाले एलिमेंट्स एक्स जिनकी नॉर्म मेरी स्क्वायर नॉर्म 1 होगी,
उनको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, क्यों करोगे? अगर जैसे आपकी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया जिसकी 2 नॉर्म 1 होनी चाहिए, मैंने 1 1 0 0 ले लो, इसकी 2 नॉर्म, अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली एक वेक्टर ही बनेगा ना। तो जब वेक्टर बन गया तो वेक्टर की नॉर्म आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम नॉर्म ले लो उसकी, ठीक है। तो मतलब वो वाले एक्स लेने हैं सारे जिनका नॉर्म 1, स्क्वायर नॉर्म 1 है। अगर मैं उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो जितने भी मेरे वेक्टर्स आएंगे उनमें से मुझे मैक्सिमम चूज करना है, ठीक है। और आपकी मैक्सिमम नॉर्म यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे वो वाले एक्स चूज करने हैं जिनका मैक्स नॉर्म 1 होए। अब ऐसे तो मैं कितने एक्स ढूंढती जाऊंगी, मतलब जिनका नॉर्म 1 होएगा, और कैसे मैं मैक्सिमम करूंगी, एंड जो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एक मैथमेटिशियंस ने क्या दी, थ्योरम दे दी कि आप कैसे निकाल सकते हो अपना मैक्स नॉर्म। वो क्या कहता है कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, if A is your n cross n matrix, then your max norm आपका क्या होता है? मैक्स नॉर्म आपका किसके इक्वल है? दैट इज मैक्सिमम ऑफ summation j varies from 1 to n a I j, और यहाँ से आई क्या लेना है? 1 से n। ये आपको क्लियर हो जाएगा हम कैसे करेंगे। वो क्या कह रहा है, अब ए टू नॉर्म हम बाद में डिफाइन करेंगे स्क्वायर नॉर्म मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन के बाद। वो क्या कह रहा है, पहले हमने इंफिनिटी नॉर्म वेक्टर में कैसे डिफाइन किया, x1 x2 xn मेरा कोई वेक्टर था, तो मैं कैसे करी थी, इसका मॉडुलस ले लो, इसका मॉडुलस ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ले लो, इसकी ले लो, इसकी ले लो, इसकी ले लो, और सबका मैक्सिमम कर दो। बट क्योंकि यहाँ पे मेरी पूरी रो है और पूरे कॉलम्स है, तो वो क्या कर रहा है, हर रो में से क्या कह रहा है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके नेक्स्ट एलिमेंट लेके सम कर दो, ठीक है, मॉडुलस लेके, और फिर सम कर दो, तीनों रोज में से क्या करो, मैक्सिमम निकाल लो। हम डेफिनेट वो एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो क्या कह रहा है एग्जांपल में, क्या कह रहा है कि डिटरमाइन, आप क्या करो, उसका मैक्स नॉर्म निकाल लो। डिटरमाइन मैक्स नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू आपका ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, वो आपकी मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 3 -1 5 -1 1। तो वो क्या कह रहा है, मैक्स नॉर्म के लिए क्या करना है कि हम हर पहले जब फर्स्ट स्टेप पे आए, फर्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, समेशन आई, जब मेरा 1 हो आई इक्वल टू 1, जब मेरा आई 1 है तो मैंने सम किसका करना है, j इज इक्वल टू 1 टू n a1j, मतलब क्या करना है, 1 का सम मॉडुलस लेके प्लस 2 का मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस, तो क्या हो गया, मॉडुलस 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज योर 4। आई इक्वल टू 2, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे 3 है, a 2j, सम हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस -1, तो आपका कितना आ गया 4। सेम आपका थर्ड, जब आपका i क्या है, 3 है, तो समेशन ये क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 टू n a 3j इक्वल टू किसका करोगे, 5 प्लस -1 प्लस 1 का मॉड, ये मेरा कितना आ गया 7। तो अब मेरा वो क्या कह रहा था, बाय डेफिनेशन माय नॉर्म ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम, जो मैंने सम करके एलिमेंट्स निकाल लिए 4 4 7, तो मेरा मैक्स नॉर्म कितना आ गया 7। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है सबको? यस। फाइन। तो आपने पहले अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपने पढ़ा हुआ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, याद है आपको? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आप क्या बोलते थे कि ए अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप लैम्डा बोलते थे उसकी आइगन वैल्यू है, एक्स बोलते थे उसका आइगन वेक्टर है,
सच दैट, कब बोलते थे ये? if I have A is any square matrix of n cross n order, then lambda is the eigenvalue of A and x is the eigenvector of A, such that क्या कंडीशन हो कि अगर मैं x को A से मल्टीप्लाई करूं सेम आंसर आए x को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं। इसका मतलब एक वेक्टर को मैं या तो पूरी A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एक ही वेक्टर को, उसी वेक्टर को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं। इसका मतलब लैम्डा ने जो है वो A का रोल क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर मैं सिंपल एक नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा अल्फा क्या, लैम्डा क्या हो जाता था, मेरा आइगन वैल्यू। आपको याद होएगा कि हम कैसे निकालते थे लैम्डा आइगन वैल्यू, हम कैसे निकालते थे जब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती थी लैम्डा के लिए कि टी लैम्डा आपका क्या हो जाता था, किसका डिटर्मिनेंट लेते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करते थे, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी। अगर आप उसको इक्वेट कर देते थे इक्वल टू 0 तब आप अपनी लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेते थे। ठीक है, तो वो वाले लैम्डा की वैल्यूज क्या होती थी, आपकी आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वेक्टर्स की यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं आइगन वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं दे रही। तो आप लैम्डा की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हो, ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, और आपका वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन यूज करेंगे वो है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या कहता है कि स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैं मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर रही हूँ, आई एम डिनोटिंग इट इज बाय रो ऑफ ए। ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए कैसे डिफाइन हो रही है, आई एम डिफाइनिंग इट मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई। ठीक है, आई जो है आपकी वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, कि मतलब मेरी जो आइगन वैल्यूज हैं अगर मैं उनका मॉडुलस लूं और उनमें से मैं मैक्सिमम ढूंढूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियस हो जाएगी। यहाँ पे एक रिमार्क है, अगर आपकी लैम्बो क्या है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स है तो आपका मॉडुलस ऑफ एल क्या होएगा, जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, दैट विल बी योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मॉडुलस लैम्डा उस केस में निकालोगे जैसे आपके रूट किसी भी इक्वेशन की सपोज मैट्रिक्स आ गई 2 and 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, तो आप कैसे निकालोगे, 2 तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ही है, इसका मॉडुलस 3 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस कैसे निकालोगे, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या हो गया 9 प्लस 4, तो मैक्सिमम ऑफ इसका निकालोगे मॉडुलस ऑफ 2 और मॉडुलस ऑफ 9 प्लस 4 आयोटा, दैट इज रूट ऑफ 13। तो मैक्सिमम आपका किसका आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो स्पेक्ट्रल रेडियस आप क्या कह रहे हो कि आप आइगन वैल्यूज निकाल लो, आई वेरी करो 1 से जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज है उनका मॉडुलस लो और उनमें से मैक्सिमम ढूंढ लो, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियस। अब जब हमने स्पेक्ट्रल रेडियस डिफाइन कर ली तो हम इसी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, थ्योरम डिफाइन कर सकते हैं जिससे मैं अपनी क्या निकाल सकती हूँ, स्क्वायर नॉर्म निकाल सकती हूँ मैट्रिक्स की। अगर मेरी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है देन आई हैव दीज टू थिंग्स दैट कि मेरा नॉर्म जो स्क्वायर नॉर्म है ए का वो किसके इक्वल है, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि पहले आपकी अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो ए ट्रांसपोज इनटू ए, फिर उसकी आइगन वैल्यूज निकालो, आइगन वैल्यूज में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस की पावर क्या कर दोगे, हाफ, वो आपकी 2 नॉर्म होगी। सेकंड आपका है कि दिस स्पेक्ट्रल रेडियस of any matrix will be always less than equal to norm of A for any norm। मतलब जो भी आप स्पेक्ट्रल रेडियस निकाल रहे हो वो हमेशा आपकी नॉर्म ऑफ ए से कम होगी। ठीक है, वन रिमार्क फ्रॉम दिस थ्योरम इज द प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस, को आपको एग्जाम्स में नहीं आएंगे। रिमार्क क्या है कि इफ ए इज माय सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
if A is symmetric matrix, then spectral radius of A is equal to your 2 norm. फाइन, तो वो कैसे कह रहा है, स्पेक्ट्रल 2 नॉर्म क्या है आपका, ठीक है, 2 नॉर्म आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, कैसे डिफाइन कर रहे हो 2 नॉर्म, दैट इज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए की पावर हाफ, ठीक है, यही कर रहे हो। तो आपने अगर आपका ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ही होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की आपने निकाली, जो वैल्यूज निकालोगे और उसी की पावर हाफ कर दोगे तो वो आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए के। तो ये यही थ्योरम कह रही है कि अगर आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब आपका 2 नॉर्म किसके इक्वल होएगा, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। हम निकाल के देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर आपको एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्या निकालनी है, यू हैव टू डिटरमाइन ए मैक्स नॉर्म ऑफ ए एंड ए इज गिवन टू यू, सॉरी नॉट मैक्स, if you have to determine square norm and a is given to you 1 1 0 my 1 2 1 minus 1 1 2, तो मुझे मैक्स स्क्वायर नॉर्म निकालनी है। स्क्वायर नॉर्म का फॉर्मूला मेरा क्या है कि माय स्क्वायर नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू माय a ट्रांसपोज इनटू a रेज टू द पावर हाफ। अब ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, अगर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो सेम आप कह देते मेरी आइगन वैल्यूज मेरी यही हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या है कि ए मैट्रिक्स है, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को आप इंटर कॉलम से चेंज कर देते हो, 1 माइनस 1, ए क्या हो जाएगा 1 2 1 0 1 2, ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, मल्टीप्लाई करोगे ए ट्रांसपोज ए को 1 1 माइनस 1 1 2 1 0 1 2, और ए आपकी मैट्रिक्स क्या है 1 1 0 1 2 1 माइनस 1 1 2। तो अब इसका ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 3 2 माइनस 1 2 6 4 and this is your minus 1 4 5। अब आपने यहाँ क्या निकालना है, इसका स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज में किसकी निकालूंगी, ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा, मुझे आइगन वैल्यूज इसकी निकालनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेडियस किसकी चाहिए, ए ट्रांसपोज ए की। तो अगर मैं निकालूंगी मेरा डिटर्मिनेंट, इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 2 6 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 4 5 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट आप किससे इक्वेट करोगे 0 एंड इट गिव्स यू माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर minus 42 lambda equal to 0, which implies your lambda will come out to be your 0 and 7 plus minus root 7। अब स्पेक्ट्रल रेडियस क्या कहती है, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या कहती है कि मैंने मैक्सिमम लेना है लैम्डा आई का मॉडुलस करके। तो मैंने मैक्सिमम किसका लिया, 0 का मॉडुलस किया, 7 प्लस रूट 7 का मॉडुलस किया, 7 माइनस रूट 7 का मॉडुलस किया, तो मेरा मैक्सिमम कितना आ गया 7 प्लस रूट 7। तो फिर मेरा 2 नॉर्म स्क्वायर नॉर्म मेरा किसके इक्वल है, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए रेज टू द पावर हाफ, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा रूट ऑफ 7 प्लस रूट 7। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 3.106। तो आपकी 2 नॉर्म क्या है 3.106। वेक्टर की नॉर्म के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू रिव्यू, जब हमने क्या करा 2 नॉर्म अब हमने किसकी करी है वेक्टर के लिए, और स्क्वायर नॉर्म हमने ऑल्सो किसके लिए करी है मैट्रिक्स के लिए। सेम हमने मैक्स नॉर्म किसके लिए करी है वेक्टर के लिए और मैट्रिक्स के लिए, ठीक है।
तो आप कैसे लिख रहे हो, अगर वेक्टर की नॉर्म है तो आप इस तरह लिख रहे हो x2 कैसे कर रहे हो, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi का स्क्वायर उसकी पावर हाफ। यहाँ पे आप टू नॉर्म कैसे डिफाइन कर रहे हो, स्पेक्ट्रल रेडियस किसकी, ए ट्रांसपोज ए की और उसकी पावर हाफ। यहाँ पे वेक्टर की कैसे नॉर्म डिफाइन कर रहे हो, एक्स नॉर्म दिस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n किसकी, मैक्स मॉडुलस ऑफ एक्स आई की, जो अंदर एक्स आई के एलिमेंट है। यहाँ पे आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू योर मैक्सिमम ऑफ आई जो आपका वेरी कर रहा है वो 1 से लेके n तक, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स नॉर्म है और ये आपकी वेक्टर नॉर्म है टू के लिए। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक जो आप डेफिनेशन यूज करोगे वो है आपकी कन्वर्जेंट मैट्रिक्स। ये तब हम यूज करेंगे जब आप अपने कन्वर्जेंस करोगे अपने आइटरेटिव मेथड की। कन्वर्जेंट मैट्रिक्स क्या होता है, if A is any n cross n matrix, then A is said to be convergent, या A is convergent if limit k tending to infinity a k I j equal to 0 for each I is equal to 1 to n and j is 1 to n। वो क्या कह रहा है कि आप कन्वर्जेंट अपनी मैट्रिक्स कब कहोगे, कि अगर मैं a की पावर्स निकालती जाऊं और मैं k टेंड्स टू इंफिनिटी करूं तो सारे जो एलिमेंट है वो मेरे क्या बन जाए, जीरो बन जाए हर i के लिए और हर j के लिए, मतलब मेरे सारे एलिमेंट जो है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, चेक करते हैं हम एग्जांपल इससे, कि अगर आपको a मैट्रिक्स गिवन है जैसे हाफ, दिस इज 0, 1/4 एंड 1/2, तो आपको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो आपने क्या कहा, इसकी पावर्स निकालो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैंने ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 1/4, 0, 3/16 and it is coming out to be 1/8, 4 sorry। ए क्यूब निकाला, ए क्यूब मेरा क्या होएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो मेरा आ रहा है 1/8, 0, ये मेरा ये मेरा आ रहा है 1 ये मेरा आ रहा है 3/16, 0, दिस इज 1/8। If I calculate a raised to the power 4, that is a cube into a, मेरा a raised to the power 4 आ रहा है 1/16, 0, 1/8 and this is your 1/16। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो if I'll compute it in general, इन जनरल आपका a रेज टू दी पावर k बन रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ से 1/4, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 रेज टू दी पावर 4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2 रेज टू दी पावर k। ये 0 रह रहा है, यहाँ पे भी सेम 1/16, 1/8, 1/4, दिस इज सेम 1/2 रेज टू दी पावर k, और यहाँ पे आपका एलिमेंट जो बन रहा है वो बन रहा है k इंटू k/2 रेज टू दी पावर k+1। ठीक है, चेक कर सकते हो यहाँ पे k स्क्वायर था तो k+1। नाउ हमने क्या करना है, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी a k। ठीक है, मैंने जब पहले एलिमेंट पे लगाया लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2k। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/∞ दैट इज योर 0, तो ये टर्म तो मेरी 0 होगी दोनों ये। बट अगर हम आप इस पे लगाओगे लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी k/2 k+1, कैसे चेक करते हो, अब ये आपकी क्या बन रही है ∞/∞ फॉर्म। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा जब आपकी ∞/∞ फॉर्म बनती है तो आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो एल हॉपिटल रूल।
क्या करते हो, डेरिवेटिव कर देते हो फर्स्ट को, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू k, क्योंकि k के विद रिस्पेक्ट टू चेक करें 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है ना, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। तो 2k + 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2k इंटू 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर k इंटू लॉग 2। तो जब पुट करोगे ये k टेंड्स टू इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, दैट इज आल्सो योर 0। नाउ योर ऑल एलिमेंट्स ऑफ a रेज टू द पावर k इज 0, व्हिच इंप्लाइज a आपकी क्या है, कन्वर्जेंट मैट्रिक्स है। अब ऐसे पावर्स निकालना, बार बार चेक करना, कई बार उसको हम जनरल फॉर्म में नहीं भी लिख सकते, हम कैसे चेक करेंगे, और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं कि मैं अपनी कन्वर्जेंट मैट्रिक्स कैसे चेक करूं। आपकी थ्योरम क्या कहती है, इफ A is any or n cross n matrix, okay, then the following are equivalent statements। okay? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि अगर मैं इफ A is my convergent matrix, पहली कह रही है कि मेरी A convergent matrix है, ठीक है। सेकंड, इक्विवेलेंट का फॉलोइंग का मतलब ये है कि 1 इंप्लाई कर देता है 2 को, 2 भी इंप्लाई कर रहा है 3 को, सेम 2 इंप्लाई कर रहा है 1 को, थर्ड इंप्लाई कर रहा है 2 को, थर्ड इंप्लाई कर रहा है 1 को। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है ये कन्वर्जेंट मैट्रिक्स है। और कहता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं a रेज टू द पावर n की नॉर्म लूं, अगर वो मेरा 0 है फॉर सम कोई भी नेचुरल नॉर्म के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक भी नेचुरल नॉर्म के लिए आपका a रेज टू द पावर n 0 आ गया, देन इट इज 0 फॉर ऑल नेचुरल नॉर्म। यहाँ पे नॉर्म्स मैट्रिक्स की नॉर्म्स चल रही हैं क्योंकि हम मैट्रिक्स की बात करें। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि स्पेक्ट्रल रेडियस a का 1 रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a रेज टू द पावर n को मैं किसी भी x से मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 होगा फॉर एवरी x। क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इंप्लाई करेगा थर्ड को और थर्ड इंप्लाई करेगा 1 को, तो हम ये सॉरी फोर्थ, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर मैं a की स्पेक्ट्रल रेडियस निकालूं, क्योंकि बार बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना और फिर उसको चेक करना कि जनरल फॉर्म है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर स्पेक्ट्रल रेडियस मैंने निकाल ली, अगर वो मेरी 1 से कम आ जाती है तो इसका मतलब वो मेरी कन्वर्जेंट है। सेम आप इसी पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो आपकी एलिमेंट है ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो आपकी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आपके क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके तब आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और आइगन वैल्यूज ही आपका प्रोडक्ट बनाती हैं, किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेरी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, इसकी आइगन वैल्यूज मेरी क्या होंगी, λ1 कितना आएगा, हाफ, λ2 भी कितना आया, हाफ। इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस, इसका मतलब ए की स्पेक्ट्रल रेडियस मैंने मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ लैम्डा मेरा कितना आया, हाफ ही आया, जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब ए मेरी